अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने दोबारा टाइम दिया। हमारे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपने बड़ा मुख्तसर इंटरव्यू किया फैसल भाई का, और कुछ को गिला भी था कि आपने जो है वो फैसल भाई से कुछ सख्त सवाल नहीं किए। तो सख्त सवालों से उनका मुराद था कि आपने फैसल भाई से अदलिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि फैसल भाई वो वाहिद बंदा है जिसके एक ही स्टांस रहा है शुरू से। क्योंकि जब वो नवाज लीग की बात करते हैं तो उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी के वक्त वो यही तावील पेश करते थे कि जी अब बंदा सुधर गया है, पहले पीसीओ पे हल्फ लिया था, तो अब जो है वो फैसला उनके अगेंस्ट आ गया है, तो अब वो उनको दोबारा से पीसीओ याद आ गया। मुग़ल बादशाहों की एक किताब के अंदर मैंने तहरीर किया, एक बादशाह का ये वाक़या पढ़ा जब उस वक्त ये हिंदुस्तान का हिस्सा था। जब मैं इस हिस्से से गुजरा जो पाकिस्तान कहलाता है, तो मैंने यहाँ एक अजीब चीज़ देखी कि हर अमला आवर का आवाम ने ढोल बजा के इस्तकबाल किया। तो ये पाकिस्तान में कोई एक ऐसा बुनियादी मसला है पाकिस्तानियों में कि वो हर शख्स को अमीरुल मोमिनीन बना के ले आते हैं, ढोल पीटते भी लेके आ जाते हैं। जो भी इनको बोले कि मैं बहुत साफ गो और बेहतरीन इंसान हूँ, जिसको कंधे पे सवार करा के ले आते हैं, और फिर वो इनका ऐसा बेड़ा गर्क करता है कि बाद में फिर ये लकीर पीटते रह जाते हैं, सांप निकल जाता है। तो किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इन किरदारों को समझना और देखना चाहिए। तो अंदाज़ा हो जाएगा जब एक शख्स का किरदार पिछले 15 साल अदालत में देखते रहे, उसको फिर आप कंधे पे सवार करा के लाए। उस वक्त आप उसके सबसे बड़े हिमायती थे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका तमाम पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, इवन के 98% पीपल्स पार्टी भी उसकी सबसे बड़ी हामी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से हमने स्टांस रखा कि ये पीसीओ पे ओथ लिया हुआ जज है और इसको इस अदालत में नहीं होना चाहिए, और पंजतन पाक के सदक़े में वो कुदरत ने खुद साबित कर दिया। मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं, अभी उन्होंने खिताब किया है 23 मार्च को, और उन्होंने फरमाया है कि कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे, कोई जुडिशल मार्शल जो है वो नहीं है मुल्क में, ना लग सकता है, और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब कुछ जो है वो आइन के ताबे होगा, और हर फैसला जो है वो किसी को मावराए आइन कोई इक़दाम करने नहीं देंगे। 3 सवाल हैं आपके इस एक सवाल में, तीनों का तरतीबवार जवाब दे देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने आइन पे हल्फ लिया है और आइन से गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है, इसकी मेमोरी मैंने आपको पिछले कोई इंटरव्यू में कहा था कि ये ख़त्म हो चुकी है, और उसकी बुनियादी वजह वो पोलियो वैक्सीनेशन है जो इस सियासतदानों ने इस आवाम को जहर के नाम पर पिलाया है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये आवाम से इंतहाई गलत बयानी की है। साकिब निसार साहब वो इस वक्त वाहिद जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने इस आइन से गद्दारी की 99 में, पीसीओ पे ओथ लिया। उसके बाद फिर इस आइन से गद्दारी की 2000 में, फिर पीसीओ पे ओथ लिया। फिर तीसरी बार गद्दारी की 2005 में एलएफओ पे ओथ लिया। तो एक शख्स का माजी आपके सामने है, मुसलसल 3 बार गद्दारियां करने के बाद अगर पहली बार गलती, दूसरी बार गलती, तो तीसरी बार तो आदत होती है। तो 3 बार जो गलतियां करके और गद्दारी करके आइन से, इसको आदी मुजरिम कहा जाता है, जिसको आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा करते हैं। अगर कुरान के अंदर सूरह अल माइदा में जाएं तो खुदा ताला ने उसमें तहरीर किया है कि हर शख्स के लिए माफ़ी है, काजी के लिए माफ़ी नहीं। अगर वो गलती करेगा तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो बजाय जहन्नुम में भेजने के आपने लाके चीफ जस्टिस बना के बिठा दिया, और वो फिर एक बार यादा कर रहे हैं कि जिसने भी आइन से गद्दारी नहीं की जाएगी, हमने आइन पे ओथ लिया। तो वो तो आप 3 बार पहले लेके उससे गद्दारी कर चुके, तो चौथी बार आप गद्दारी कैसे नहीं करेंगे? तो मसला शायद हमारी मेमोरी में, या फिर वो चापलूस जो इफ्तिखार चौधरी को अमीरुल मोमिनीन बताते रहे यहाँ बैठ के मुसलसल 8 साल, उसकी तहरीकों को जला देते रहे, वो अदालत में छुपी हुई चंद जरासीम जो है, आज भी वही जरासीम जो है इस मौजूदा चीफ जस्टिस की खुशामदे करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका रोजगार, वसीला रोजगार ही यही है कि ऐसे लोगों की यहाँ पर आकर अच्छाइयाँ बयान करके उनको पाक पारसा साबित करें। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जिसको खुदा ने जहन्नुमी करार दिया, हमने उसको चीफ जस्टिस बना दिया। अच्छा फैसल भाई, ये क्या वजह है इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ इस तरह की मुहिम हमें देखने को नहीं मिली, जैसे इनके खिलाफ बाबा रहमते और इस तरह की मुहिम? क्या इसको ये, या पंजाब हुकूमत का पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ है तो इसलिए इतना? नहीं, मसला ये है कि इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी मूवमेंट थी, लेकिन वो मूवमेंट सिर्फ एक आदमी की थी, वो आप थे। मैं था।
2007 में आया, मैं इसके खिलाफ 15 मई 2007 से हमने इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की। जब यहाँ 12 मई को इस्तकबाल में दर्जनों लोग मारे गए, शहीद हुए, इस शख्स ने उनके घर पे जाके फातिहा पढ़ना तक गवारा नहीं किया। 2-2, 3-3 लाख के चेक भिजवाए गए, ऐसे जैसे ज़कात भेजी जाती है। ना इन जजों ने कभी ये सोचा कि इनके लिए मरने वालों के अहलो अयाल का बाद में क्या होगा। जो वकला जले, ये तो अपने वकीलों को, बार एंड बेंच हिस्सा ये खुद कहते हैं, ये अपने वकीलों को तो आज तक उसका इंसाफ दे नहीं सके, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने क्या निकले। तो वो मूवमेंट हमने की, उस मूवमेंट पे इफ्तिखार चौधरी ने हम पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई। FIA और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर मुश्तमिल डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। खुद अब ताहिर आलम साहब बड़े मशहूर, आपको पता है, इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर है, वो भी मौजूद थे। उसके अंदर मैंने तमाम सबूत प्रोवाइड किए, चूँकि मैंने केस किया था 113/2005 के तहत पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में। वो इन्वेस्टिगेशन मेरे हक में आई, मुझे पूरा रिपोर्ट दिखाई गई कि आपके इल्ज़ाम सही हैं, ये इंतहाई झूठे, मक्कार और करप्ट शख्स जो हैं ये चीफ जस्टिस बन के बैठे हुए हैं। उस रिपोर्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ को बचाने के लिए काउंटर किया, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, और स्विस केस से बचने के लिए, और मुझसे इस्तीफ़ा तलब किया, जिसका मैंने देने से इनकार किया और इस्तीफ़ा उनके हवाले कर दिया, रिपोर्ट से पीछे हटने से इनकार किया। तो मूवमेंट थी, लेकिन मसला ये है कि उस वक्त भी पाकिस्तानी जो है वो हम पे मुगालिजात बका करते थे कि इतने शरीफ नफ्स आदमी को ले आए। तो अब जरा वो अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लेंगे ये किस टाइप की शरीफ लेके आती है, ये कौन ढोल बजाते हुए लाती है। इसमें ज़िमनी ऐड कर लें क्योंकि वो फिर मैं भूल जाऊंगा। वो ये है कि आज तक अकल दंग है कि जब भी आप इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ पूरे 5 साल डेली जब भी आपको सुनते थे ना किसी न किसी चैनल पे, तो ये सोच के सोते थे कि सुबह जो है वो कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस क्यों नहीं आया? इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं कंटेम्प्ट होती क्या है। अगर दौरान समाअत, अदालत की दौरान समाअत आप उसकी खलल डालें या उसके फैसले से इनकार करें तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है। अब जजेस अगर घर के अंदर बिस्तर से गिर पड़े नीचे और उसको चोट लग जाए और मैं बोलूं लो चीफ जस्टिस की तरफ हाथ की हड्डी टूट गई, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहेंगे? आप जजेस के किरदार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ना जोड़ें। कोर्ट का एक अपना डिकोरम होता है, हम अदालत के खिलाफ नहीं है, हम अदालत के एहतराम में हैं, लेकिन अदालत में जो PCO जिस पे खुदा ने लानत की है उसको अगर आप काबिल एहतराम कहेंगे तो बिल्कुल वहां पे हम खड़े हुए नजर आएंगे। और जजेस भी हैं, हमने तो किसी पे बात नहीं की, सिर्फ PCO जजेस को हमने निशाना बनाया। मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है इनसे आपको भले की उम्मीद नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूं इनसे आपको कोई भले की आज तक उम्मीद नजर आई? ये 2004 से मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, सैकड़ों केसेस इनकी समाअत के सामने से गुजरे हैं। ये गली कूचों में, अस्पतालों में घूमने के बजाय अगर उनका फैसला कर दें तो इस कौम पे बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं आपको चलें इस पे एक बात करता हूँ। पाकिस्तान ने किस देनी अभी IMF की और मुख्तलिफ सूद की मद के अंदर अरबों डॉलर देने, सैकड़ों अरब रुपए आपने किस्त में देने हैं। हुकूमत की जो आमदनी होती है वो रेवेन्यू हुआ करता है, यानी टैक्स। एक रियासत की आमदनी तो टैक्स ही है ना। अब 590 अरब रुपए के रेवेन्यू के ऊपर ये अदालतें और ये जज 20 साल से स्टे दे के बैठे हुए। अच्छा, ये 590 अरब रुपए किसके हैं? चंद मीडिया हाउसेज मालकान, अखबार मालकान इसके अंदर सरे फहरिस्त हैं। अच्छा, जी हाँ, सरे फहरिस्त हैं, मशहूर जमाना मीडिया चैनल सरे फहरिस्त हैं जो आजकल इनके कलाबे गाते फिरते हैं टेलीविजन के ऊपर। उसकी वजह यह है कि मालकान अपने टैक्स को बचा रहे हैं और मुसलसल टैक्स को बचाए चले जा रहे हैं। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के भी मुख्तलिफ टैक्सेस के जो मुकदमात हैं वो मौसूल की अदालत के अंदर पेंडिंग है। तो ये कल एक जुम्बिश कलम से उस टैक्स को रिलीज कर दें ताकि पाकिस्तान आसानी से इन किस्तों से बहरामंद हो सके, उनको दे सके। तो पाकिस्तान की रियासत का फेलियर का सबसे बड़ा सबब ही अगर साकिब निसार साहब और उनके जजेस हो तो क्या इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए? सही सही। आप अस्पतालों में मेडिसिन और अस्पताल चेक करते फिर रहे हैं, जरा आप अपने मुकदमात तो देख के बताइए कि आपने कितने यहाँ पे फैसले किए। क्या आपने स्विस केस का फैसला किया? आपने कौम को धोखा दिया। आपने जो खत यहाँ पर लिखवाया स्विस केस के लिए और जो स्विस अदालतों के अंदर रिसीव हुआ, उन दोनों में बहुत फर्क है। आप मेहरबानी करके जरा वो खत तो लाइए जरा कौम के सामने कि आपने क्या खत लिखवाया यहाँ पर आपके जजेस साहिबान ने, तो आपको पता चलेगा कि सरहद धोखा दिया इस कोर्ट में बैठे हुए जजेस ने अवाम पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को। इसी तरह 3G 4G बिका, उस पर मेरा एहतजाज और मेरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो आज तक मुतनाज़ा है। 1.1 बिलियन डॉलर, 1.1 अरब डॉलर से वो बिका। जोम के अलावा तीनों कंपनीज ने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया। 5 साल हो गए उनको इसके ऊपर कमाते हुए, और 3 कंपनियां उसमें बेच के भी चली गई, 3 मुख्तलिफ कंपनियां आ गई। तो जरा आप
आप मेहनत कीजिए, आप जरा पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तानियत और उसके प्यार को उजागर करते हैं आप तकरीर के अंदर, जरा अपनी कल अदालत लगाइए और उसके अंदर हुक्म जारी कीजिए कि 1.1 अरब डॉलर इनसे वसूल किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों से पूरी रकम वसूल कर रहे हैं। नंबर 3, 800 मिलियन डॉलर आज तक 17-18 साल हो गए पीटीसीएल ने नहीं अदा किया हमारे। हम यूएई से भीख मांगते हैं और हमने वहां पर पीटीसीएल की नीलामी को औने पौने उनके हवाले कर दिया, तमाम उसकी जायदाद समेत। तो इसके ऊपर भी हुक्म जारी कीजिए और ये 800 मिलियन डॉलर वसूल कीजिए, तो ये कुल मिला के 7 अरब डॉलर बनते हैं, जो सिर्फ आपके एक मिनट के फैसले से इस मुल्क के खजाने में आ सकते हैं। ना सिर्फ कि आप तमाम वो कर्ज की अदायगी कर सकते हैं, उसके सूद की अदायगी कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी डिवैल्यू हुई है आप इसको वापस 90 और 98 की सतह पर ला सकते हैं। तो बजाय भीख मांगने के आप पाकिस्तान की रियासत के लिए वो तामीरी फैसले कीजिए, फिर शायद हमारे भी ख्यालात बदल जाए आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम सूरह अल-माइदा पढ़ के यही बोलेंगे कि आपकी जगह तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम मुतय्यन की हुई, आप यहाँ कहाँ बैठे हुए आके। चलें यहीं से दोबारा शुरू करते हैं, अभी थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। अच्छा भाई, जुडिशल मार्शल लॉ का क्या सीन है? जुडिशल मार्शल लॉ का तो देखें ना, आपके चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ना आइन में तस्वुर है ना होगा। हालांकि 2000 के अंदर ये हाई कोर्ट में थे, 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट में आए, उस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ ही था ना पाकिस्तान में। अगर आप देखें, इन्होंने एक फौजी जर्नल को 3 साल के लिए आइन में रद्दोबदल की इजाज़त दे दी कि आप जेर को ज़बर कर दें और ज़बर को जेर कर दें, जैसा दिल चाहे आप कर लें, किसी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है। तो माजी में अगर ये नज़र डालें तो पहले तो उस पर कौन से माफ़ी मांगे जो इन्होंने इस सोच को प्रिवेल किया, यहाँ बढ़ाया, परवान चढ़ाया। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि आइन में 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल मार्शल लॉ का तस्वुर नहीं है। ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की बाहमी मुशावरत से ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आती है। रास्ता सिर्फ एक है कि आर्टिकल 245 है आपके पास आइन में, जिसको नेशनल इमरजेंसी का निफाज कहा जाता है। आप उस रास्ते पे जाइए, उसको इन्वोक करें और उसके साथ आप फौज को ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, फौज इसीलिए तो होती है। बल्दियात के अंदर क्या आपने ऑर्डर नहीं दिया फौज? अच्छा भाई, एक बात बताएं, ये जो सेंसस है जिसके ऊपर, जिसको आप मुतनाज़े कहते हैं, मुतनाज़े समझते हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है जिन लोगों ने, उसमें इदारों में से सबसे ज़्यादा जोर अदलिया का रहा उनका। और टू बी ऑनेस्ट ये बात भी जेन्युइन थी कि इतना अरसा सेंसर हुआ ही नहीं है, वो होना चाहिए था। हुआ 2011 और 12 में हुआ। अच्छा, और 2011 और 12 के अंदर उसकी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पे नहीं लाया गया, तो ये कहना गलत है कि नहीं हुआ। अच्छा, हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अच्छा, 2012 में 11 में हुआ है, बिल्कुल हुआ, उसको मंजर-ए-आम पे नहीं लाया। नहीं है। अच्छा, तो अभी ये जो इन्होंने पीछे पढ़ के करवाया है, इसके ऊपर क्या? इसके मास्टरमाइंड ही यही है। ये कराची के साथ जो जुल्म किया है, लोग समझते हैं मरदमशुमारी सिर्फ वोट के लिए चीखी जाती है, नहीं, मरदमशुमारी हकूक प्रोवाइड करती है। जितनी पॉपुलेशन आती है उस हिसाब से बजट की तकवीज़ होती है, उसी हिसाब से सेहत, उसी हिसाब से तालीम, उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर को दिया जाता है। तो अगर 1 रुपया पंजाब में 1 रुपया एक आदमी पे खर्च हो रहा है, तो वो 1 रुपया मेरे शहर में 4 लोगों पे खर्च हो रहा है, यानी 25 पैसे हक में आ रहे हैं। तो मैं उस हक के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, कराची में आप 60 लाख अफगान की बात करते हैं या पश्तून की बात करते हैं? नहीं, पश्तून तो हमारे साथ शुरू से है ना। हाँ। हम तो अफगान की बात करते हैं जो पनाह गजीन थे। देखिए, अफगान ट्राइब्स बहुत हैं पाकिस्तान। आप उन्हें नेशनलिटी देने के खिलाफ? मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, अफगान ट्राइब्स के हम खिलाफ नहीं है। तो आए यहाँ पर पश्तो बोलते हुए, इन्होंने यहाँ सकूनत इख्तियार की, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना शुरू किया और पाकिस्तानियत में डल गए। उनको निशाना नहीं बनाते, हम उनको निशाना बनाते हैं जो पनाह गजीन लाए गए 40 लाख आज से 30-35 साल पहले, जो जिहादी थे, जो जिहाद एवज डॉलर के एवज अफगानिस्तान के अंदर जिहाद लड़ा करते थे। वो जिहाद का मुका हुआ और उनको लाके यहाँ पे बसा दिया गया। वो खुद तो आए, साथ में आप कहते हैं ना ज़ियाउल हक हेरोइन और क्लैशनकोफ ले आया, तो कोई पैदल चल के थोड़ी आई थी, इन्हीं के जरिए आई थी। यही मंशियात और असले का कारोबार भी यहाँ पे खुलेआम करते रहे और करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो इनकी नेशनलिटी अभी भी अफगानिस्तान की थी। इनको इस मरदमशुमारी के अंदर बहुत खूबसूरती से, इस मरदमशुमारी की आड़ में पाकिस्तानी शहरियत दे दी गई, वोट का हक दे दिया गया। ये चीज गलत है। ये चीज तो पार्लियामेंट का काम है, एक सेंसस कमिश्नर का तो काम नहीं है। आप 9 सितंबर या 10 सितंबर 2017 में सेंसस कमिश्नर का आप बयान निकाल लें, जिसमें वो वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर रहे हैं कि हमने अफगान पनागजीनों को एज अ पाकिस्तानी शहरी गिन लिया। आपको किसने हक दिया गिनने का? तो अब आपके पास तो फिर कोई वे आउट नहीं है इसका, जाहिर है कानूनी शक्ल हो गई। इसलिए असेंबली में सेंसस पास किया गया। हाँ।
और सेंसिस की को इन अफगान पनागजीनों को जो शहरियत दी गई, सेंसिस की चादर उसके ऊपर डाली गई, उस चादर की आड़ में इनको भी पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया गया। तो मैं ये धोखे को, जो पार्लियामेंट, ये अवाम की तर्जुमान पार्लियामेंट, ये जमहूरियत की रोए रवा पार्लियामेंट, ये जो जमहूरियत के इदारे ने धोखा दिया है, मैं उससे अवाम को आगाह कर रहा हूं। मेरा मकसद वोट मांगना तो नहीं है। मैं सियासत में ना 2013 के इलेक्शन में था, ना बल्दियात में, तो ना आइंदा हूंगा। लेकिन जो वोट की भीख मांगते फिर रहे हैं, उनको कह रहा हूं कि तुमने जिनके पास जाके वोट की भीख मांगनी है, उनको तो वोट का हक दे दो पहले, उसके बाद भीख मांग लेना। तो इस कराची के अंदर जो इस कराची का आदादोशुमार है, उसके मुताबिक 40 कौमी और 84 सूबाई असेंबली की सीट्स बनती हैं, जिस हक को गायब किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि निकाल के फेंक दो अपने, मैं तो कह रहा हूं कि भाई ठीक है, अगर दिया है तो कम से कम उस हिसाब से आप हमें बजट तो दो। आप कहते हो सेहत की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक गोली 4 लोगों में बढ़ती है। आप कहते हो पानी की बंदिश है, पानी इसलिए कि 1.5 करोड़ लोगों का पानी दिया जाता है, जिसको 3.5 करोड़ लोग पीते हैं। आप कहते हो बिजली का मसला है, 1.5 करोड़ लोगों के लिए बिजली दी जाती है, 3.5 करोड़ लोगों के अंदर वो बिजली को यूटिलाइज किया जाता है। तो मैं उन हकूक की जंग लड़ रहा हूं। मैं ये सियासतदान जो है, मैं अगर इनके विजन पे चलता होता तो मैं भी जंगल में मोर नाचा किसने देखा था। मैं तो अपने मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा हक बनता है, वो दिया जाए मुझे। अच्छा, मुझे ये भी समझाएं, मैं ये समझने से कासिर हूँ बहुत दिनों से कि 98 का जो सेंसस था उसमें 95 लाख आबादी थी। उसके बाद आईडीपीज आए, आईडीपीज की तादाद कमोबेश 10 लाख थी, 12 लाख थी। और आईडीपीज के अलावा 98 के अंदर ये 50 लाख अफगान भी गिने जाते थे। हाँ, तो उस वक्त 1.5 करोड़ 12 50 प्लस 50 ये बन गए 62 लाख और 95 लाख प्लस 1 करोड़ 62 लाख तो आपके 98 में ही थे। 1 करोड़ 52 लाख तो यही बन जाते हैं। तो वो जो उस वक्त के 95 लाख थे, उनके यहाँ कोई आगे नस्लें नहीं, उनको वो क्यों नहीं बढ़े? उनको फैमिली प्लानिंग के पैकेज के साथ यहाँ पे रिहाई दी गई है। मतलब ये बेवकूफ समझते हैं, ये कौम को जाहिल समझते हैं। इन्होंने क्या ये 80 की दिहाई समझी हुई है? ये 2017 और 18 चल रहा है, इसके अंदर बच्चे को पता है कि क्या हाथ दिखाया जा रहा है। इससे नफरतों का 18-20 साल में शादियां हुई हैं, ब्याह भाई मैं आपको बताऊं, ये कराची वाले जो है लालू खेत से निकल के सदर का दौरा करके आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं है। मैं इनसे कहूंगा जरा मंगो पीर जाओ, वहां पे 15-15 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट आबाद हो चुकी हैं। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि केवीसीए वाला मुझे तो परमिशन में बाउंड करता है, इनको किस परमिशन के तहत ये रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दी गई है? ये कौन सी जमीनें हैं जिन पे कब्जा कराया गया है? ये क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक वहां पे 300 रुपए बिल देती है बिजली का और मैं 30 हजार रुपए देता हूं? ये क्या वजह है कि टैक्स रेवेन्यू तो सारा मैं दे रहा हूं, कोई इनसे भी तो टैक्स लेके दिखाए पाकिस्तान के अंदर? ये क्या वजह है कि मेरी 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन के अंदर नैब मेरे पे खड़े हो जाए बात करने के लिए और मैं 600 रुपए गवर्नमेंट के खजाने में भत्ता भी दूं? लेकिन ये क्या वजह है कि 1 अरब रुपए की बिल्डिंग खरीदने वाले के पास कोई टैक्सेशन या मनी ट्रेल को पूछने नहीं आता? तो ये ज्यादती नहीं है? ये पाकिस्तान किसके लिए बनाया गया है? इन पनागजीनों के लिए बनाया गया है या उनके लिए बनाया गया जिनकी नस्लों ने ये पाकिस्तान को आबाद किया है? तो जब आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत के फरोग देने की और पाकिस्तानियत के नारे मारते हैं, तो अपने गिरेबान में जाके पहले खुद तो पाकिस्तानी बनिए, बाद में बात कीजिएगा। 7000 मदारिस की आप बात करते हैं, सिंध में बने और सिंध में बने। सिंध में तो सूफी अक्सरियत है या बरेलवी है? पीपल्स पार्टी ने ये 7000 मदारिस बनाए। और इन मदारिस में बच्चे कौन से पढ़ते हैं? लिबरलिज्म की बात करने वाली जमात, इससे इख्तिलाफ ही यही था कि भाई ठीक है, तमाम मकतब फिक्र है, गिरजे भी बनाओ, गुरुद्वारे भी बनाओ, सूफी मसाजिद भी बनाओ, इमाम बारगाह भी तामीर करो। ये एक ही मकतब फिक्र के सारे मदरसे बनाए और वहाँ पे तकफीरियत के खुलेआम नारे लगते हैं, तकफीरी झंडे झांक रहे हैं। तो मैं सिंध के वडेरों को कहूँगा, जो बीज तुमने बोया था उसकी फसल तुम्हारे इलाके में आ चुकी है। इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों की पीठ पे खंजर मारने के बाद जब अपने बुग़दा पड़ता है तो क्या तकलीफ होती है। तुम कराची की आवाज़ को सिर्फ कराची की आवाज़ क्यों बनाते हो? ये एक शहबाज कलंदर की धरती है, यह शाह अब्दुल्ला गाजी की धरती है। इसको तकफीरियत से पाक रखना है हमने। ये इसकी मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती है। कराची का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। मैशियत में रीढ़ की हड्डी है। तो जो दाइश ने पलना है या ISIS ने पलना है वो तो छोड़ें, वो तो पली रही है इनमें। मैं पुलिस वालों से कहता हूँ, आपने हमारे घरों में तो सीढ़ियाँ लगा लगा के छलांगे मार के बड़ी आपने छापे मार लिए। अब अगर हिम्मत है आप में तो ज़रा मदरसे की भी कुंडी खटखटा के ज़रा पूछिए वहाँ पे जाके कौन रहता है। वहाँ अज़बिक नज़र आएंगे, ताजिक नज़र आएंगे, चेचन नज़र आएंगे। फ़र्क ये है कि उनमें अक्सरियत पश्तो बोलती है, गैर मुल्की हैं। ऑफ कोर्स ये सारे अफगानिस्तान से भाग के इधर ही तो आए। अफगानिस्तान तो साफ़ हो चुका है। दर्द सर तो अब आपके आए और यही आलमी ताकतों का एजेंडा है
इसीलिए मैं कौम को कहता हूँ कि 65 वाले अमल की तरफ जाना पड़ेगा। अभी पुरअमन तरीके से कानून की बालादस्ती के लिए कानून का एहतराम करते हुए चले। हमने अपने शागिर्दों को 2 चीज़ें सिखाई हैं, कानून की दी हुई लिमिट से 1 इंच आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं। अब जिसको जो करना है कर ले। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत शुक्रिया।